मैं आज़मत कैफ और आजकल आप हमें ऐसी पॉडकास्ट सीरीज में देख रहे हैं जिसमें हम ऐसी महान विभूतियों से, ऐसी शख्सियतों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना एक मकाम बनाया हो, चाहे वो राजनीतिक हो या अन्य दूसरे किसी भी कारणों को लेकर हो। आज हम इमरान मसूद साहब से बात कर रहे हैं और इमरान मसूद अकेले ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें किसी प्रकार से कोई संदेह नहीं किया जा सकता, जो धारा के विपरीत बह करके चैलेंज करते रहे हैं बड़े बड़े दलों को, बड़े बड़े राजनीतिक योद्धाओं को, और उन्हें हराते रहे हैं, परास्त करते रहे हैं, खुद को साबित करते रहे मजबूत। लेकिन इमरान मसूद ना केवल साफ गोई बहुत शानदार रखते हैं, हाजिर जवाबी बहुत अच्छी उनके आला स्तर की है, इसके साथ साथ बेबाक राजनीतिज्ञ उनको उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। अक्सर आप उन्हें मीडिया में देखते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट उनको घेर कर बैठते हैं, कोई उनको फंसा नहीं पाता है। हम भी उनको फंसाने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर हम उनसे आज उनके उस व्यक्तित्व को समझने की बात जरूर करेंगे जिसके बारे में समाज, जनता, लोग, देश और दुनिया जानती नहीं है। जिसकी शुरुआत हम इस बात से कर देते हैं कि अमूमन एक प्रचार है कि इमरान मसूद जो हैं वो मुसलमानों के नेता हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है, बल्कि उनके परिवार की पूरी राजनीति सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति है। उनके परिवार ने अपने पूरे आसपास के क्षेत्रों में मुसलमानों से अलग दूसरे नेताओं को प्रमोट किया, विधायक बनवाया, नेता बनवाया। इसलिए ये कह देना उन पर कि वो जो उनकी एक इमेज घड़ी गई है, तो उस इमेज के विपरीत जाकर भी आज हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि असल में इमरान मसूद है क्या। पहले तो हम करते हैं स्वागत इमरान मसूद साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, लोग जो हैं वो आपके जिस व्यक्तित्व को जानते हैं उससे इतर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो इमरान साहब, आप जितने एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, जैसे आप 50+ हैं लेकिन लगते हैं आप 25 के तो पहले 54 हैं, 50+ मैं कह रहा हूँ, तो आप 54 के हैं लेकिन लगते हैं आप 25 के। तो ये कोई ख़ास वजह फिटनेस का कुछ एक्टिविटी रहती है या कुदरतन आपको अल्लाह ने ऐसा बनाया है? नहीं, हम 2 जुड़वा भाई हैं जी, और वो मुझसे दुगना है। हाँ, आप नौमान जी की बात कर रहे हैं। वो मुझसे दुगना है। मेरा ये सिर्फ खाने की वजह है कि मैं खाने में बड़ा संतुलित हूँ। हाँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, तला हुआ नहीं खाता, चिकनाई बिल्कुल नहीं खाता, तो मेरा खान पान बहुत सादा है। तो सबसे बड़ी वजह तो खान पीन है। आपका खान पीन के कारण आपकी फिटनेस मेंटेन रहती है। कभी कोई खेलते हुए नहीं देखा आपको? कुछ खेल वगैरह, कोई बैडमिंटन, कुछ टाइप कुछ चीज़ें? नहीं, देखिए असल में ऐसा हुआ कि जो खेलने की उम्र होती है उस उम्र में हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। यस। और जिम्मेदारी बड़ी आ गई तो खेलने का तो टाइम ही नहीं मिला, अपने लिए ज़िंदगी में टाइम ही नहीं मिला। 1987 में मैंने 12th किया, तो 12th के बाद हमने कहा, हम चूँकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था तो हमने पद यात्रा शुरू कर दी। 1987 के बाद? 1987 में 12th करने के बाद? 12th करने के बाद हमने पद यात्रा शुरू कर दी, चूँकि वीपी सिंह जी के नेतृत्व में बदलाव की शुरुआत हुई थी। जनता दल में, हमारा परिवार जनता दल में था, लोक दल में, उस वक्त का लोक दल था चौधरी अजीत सिंह साहब के साथ। 89 के इलेक्शन में मैंने बहुत खुल कर के राजनीति के अंदर कदम रख लिया था। 8 अक्टूबर 1988 को मैंने पहली पब्लिक मीटिंग में अपना संबोधन किया था, 18 साल की उम्र में। गंगो में रात को जलसा था जी, नगर पालिका के चुनाव थे, उस चुनाव में, और 89 का चुनाव मैंने लड़ाना स्टार्ट कर दिया था। और 90 जब आया, एक प्रदेश के अंदर माहौल बना, सरकार बनी, चाचा थे, चाचा मिनिस्टर भी बने। फिर 91 के अंदर बदलाव हुआ, और उस बदलाव के अंदर हम लोगों ने, चूँकि सहारनपुर में ही वो आंधी जो नफ़रत की पूरे प्रदेश में चली थी, उस सहारनपुर में रुक गई। रशीद साहब चुनाव जीते और 5 MLA चुनाव जीते, 5 MLA चुनाव जीते थे। 93 हुआ, फिर मुझे इसी बीच में मुझे 87 में मेरे वालिद ने जब 12th की मैंने, तो उन्होंने पद यात्रा को देखकर ही मुझे कहा कि तुम पहले पढ़ाई करो और तुम जाओ। फिर मेरा एडमिशन, वालिद मतलब राशिद मसूद साहब जी, गंगो के जो चेयरमैन थे, कई दशक तक चेयरमैन थे। हाँ, मेरे वालिद साहब ने कहा, तो मुझे लखनऊ भेज दिया। और लखनऊ में आपको याद होगा
लखनऊ में हमारा एडमिशन हो गया। समरपाल सिंह, अब डेथ हो गई उनकी, एमएलए रहे, वो प्रेसिडेंट हो गए थे वहाँ। समरपाल भाई, एक अबुल फजल साहब थे आजमगढ़ के, वो वाइस प्रेसिडेंट थे। मेरा एक रेहान भाई थे, वो प्रेसिडेंट थे वहाँ के क्रिश्चियन कॉलेज के, उन्होंने ही मेरा एडमिशन क्रिश्चियन कॉलेज में कराया था, और ज़फ़रयाब जिलानी साहब की सिफारिश पर कराया था। मैं वहाँ पे हुआ, फिर वो आंदोलन शुरू हो गया। तो चूँकि चाचा आते थे तो बड़े सब नेताओं के अंदर, चाहे चौधरी अजीत सिंह साहब हों, चाहे वीपी सिंह साहब हों, सब लोगों को लाना ले जाना, उनके साथ रहना, तो एक बहुत बड़े सर्किल के अंदर मैं नेताजी के यहाँ भी 2 कॉलेज मिल गए आपको? हाँ, नेताजी के यहाँ भी, और सतपाल सिंह यादव नेता विरोधी दल थे, उनसे भी। तो एक पूरे बड़े सर्किल में लखनऊ के मेरी एंट्री हो गई कम उम्र के अंदर। और उसके बाद जब उस सर्किल में मैं आ गया तो मतलब ऑब्वियसली लीड करना शुरू कर दिया। 30 अक्टूबर 1988 को भारत बंद की कॉल दी गई। मैं, गंगाचरण राजपूत जी एमपी हो गए थे वो बाद में, गंगाचरण राजपूत जी, मैं, और मेरे पास एक एम्बेसडर कार होती थी जी। हम लोगों ने कहा चलो, अभी भोला पांडे ने प्लेन हाईजैक किया था, चलो हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा नाम चर्चाओं में आए। तो हम चले गए एयरपोर्ट पे, वहाँ देखा पुलिस बहुत खड़ी, मैंने कहा यहाँ तो पुलिस बहुत खड़ी है, यहाँ से फिर मैंने वापस गाड़ी घुमाई। तो जब हमारे रेडियो स्टेशन के ऊपर एक सिपाही खड़ा हुआ था, मैं फ़र्क बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में भी और हालात में भी कितना फ़र्क अब आ गया। जी जी जी। तो हम अंदर घुस गए, मैं सबसे छोटा था, नेचुरल मैं कूदा, और कूद के हम अंदर घुस गए। बाहर झंडा लग रहा था, हम झंडे के ऊपर खड़े होकर के वहाँ इनके 3-4 महीने तार वार इस तरह खींचे, तो प्रसारण बंद हो गया। मैं नारे लगाने लगा, पुलिस आ गई, पुलिस ने हमें पकड़ लिया। आज के दौर में तो सारा कैरियर तबाह हो जाता अगर आज के दौर में कोई ये कर दे। आपके साथ क्या हुआ? तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया, हमें पकड़ कर ले गई। हम नारे लगाते रहे, भारत बंद के लिए था कॉल, भारत बंद की थी, तो हम नारे लगाते रहे, हमें पकड़ लिया, हमें सबको पकड़ा और उन्नाव के नीचे ले जा कर के सब पैसे निकाल के जेब में से, और उन्नाव के नीचे जंगल में छोड़ दिया हमें। फिर हम पैदल आए अनवार साहब, हाँ नहीं उन्नाव में अनवार साहब एमपी हुआ करते थे। अनवार साहब के घर आए, उनसे कहा कि साहब पैसे दो, खाना खिलाया उन्होंने कहा पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम लखनऊ जाएंगे। फिर वहाँ से बस में बैठे और लखनऊ आ गए। तो उस दौर में और इस दौर में इतना फ़र्क हो गया है कि आज आप सोच नहीं सकते ये सब चीज़ें। फिर वीर बहादुर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो वीर बहादुर सिंह जी के सरकार के खिलाफ एक, उसकी डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कहा साहब विधानसभा में बम फोड़ेंगे। वो होते हैं ना, क्या वो जो ऐसे वाले होते हैं नॉन स्मोकी जो इस तरह से, तो एक टिफ़िन में लेकर मैं पैंट शर्ट पहनकर टिफ़िन में लेके मैं चला गया। अच्छा। हमारे साथ 2-3 और लड़के थे, हम चले गए, उन्हें जा कर के उन्होंने निकाला और फक से इस तरह फोड़ दिया, भूम से हुआ, वो जैसा हंगामा वो हंगामा हो गया वहाँ। तो मैं तो चूँकि मेरी उम्र कम लगती थी, पैंट शर्ट पहने होता मैं तो बच गया, लेकिन जो साथ के गए थे उनकी खूब सुताई हुई अच्छे से। तो साथ वालों को तो ये भी रहा होगा ना कि ये तो तेज तो सबसे ज़्यादा बच जाता है। तो सुताई हुई उनकी खूब, लेकिन वो बड़े थे, उम्र में भी हमसे बड़े थे। सुताई हुई उसमें, फिर उन्हें जेल ले गए, 20-22 दिन वो जेल में भी रहे। तो वो जो दौर था उसमें ये नहीं था कि आप दुश्मनी निकालेंगे, विपक्ष को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, विपक्ष के काम को एक सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन के अंदर आपका सम्मान किया जाता था। पढ़ाई लिखाई क्या की आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर वो ग्रेजुएशन के बाद लास्ट एक पेपर रह गया वहाँ। उसके बाद हम पापा की मेरे चूँकि डेथ हो गई तो फिर मैं सहारनपुर आ गया 92 में। 92 में आपके आने की वजह ये थी कि आपके वालिद साहब की डेथ हो गई थी? हाँ, पापा की डेथ हो गई 92 में, पापा की डेथ हुई। जब पापा की डेथ हुई तो बड़े हम ही थे, चाचा दिल्ली रहते थे। आप जो आपके भाई हैं नोमान, आपने कहा आप जुड़वा हैं, अभी आप कह रहे हैं आप बड़े हैं। हाँ। कितने बड़े हैं? बड़ा तो जुड़वा के अंदर बड़ा आधा घंटे का फ़र्क मेरे और उसमें है, लेकिन चूँकि घर में बड़ा सब समझते थे, शुरू से बड़ा मैं ही रहा। तो फिर मैंने घर की जिम्मेदारी नौमान को दी, पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी अपना आप उठाई और हम दोनों भाइयों ने काम स्टार्ट किया। चाचा रहते थे, चाचा दिल्ली रहते थे। तो जिस टाइम हमें खेलना चाहिए था
वो दौर हमारा जिम्मेदारियों में बढ़ गया। शौक हमारा शुरू से और आज तक। परिवार में आप कितने लोग जंगल हैं? है। भाई बहन कितने? हम 5 भाई हैं, 1 बहन है। 1 बहन 5 भाई। जी। इमरान साहब, ये जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई, तो पहला पॉलिटिकल चुनाव आपने कब लड़ा? मैंने चुनाव लड़ा 2001 में नगर पालिका का। और आप जीत गए? नहीं, वो चुनाव हमने लूज़ किया, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि हम समाजवादी में थे नहीं, हम सब जगह से ख़त्म हो गया था, क्योंकि 96 में समाजवादी पार्टी छूटी, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी से भी 2 MLA जिताए रशीद साहब ने, और फिर हम लोकदल में चले गए। लोकदल भी उस स्थिति में नहीं थी, तो मैं 6 या 7 हज़ार वोट से चुनाव सहारनपुर नगर पालिका का हारा था। अगला नगर पालिका जो लेकिन चुनाव 2006 का चुनाव जो था, फिर वो मैं जीता था। एक अच्छी चर्चा की तरफ हम आ गए हैं इमरान साहब। जब आप नगर पालिका का चुनाव जीते तो उसके बाद में आप विधायक भी बन गए, चेयरमैन रहते रहते, और वो जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरह का हल्ला मचाया, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। आपने उस राजनीतिक पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया, आपने उसको चैलेंज किया। चैलेंज करके आप मुजफ्फराबाद से चुनाव लड़े निर्दलीय, और आपने उसको हरा दिया। नई तरह की बात थी उस समय के जो नेता समाजवादी पार्टी के। देखिए, ऐसा है, जगदीश भाई कैबिनेट मिनिस्टर थे, अच्छे आदमी थे जगदीश भाई बहुत। जगदीश भाई के साथ बड़ी झगड़ा भी रहता था, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा जगदीश भाई से कि जगदीश भाई ज़्यादा डंडा नहीं करा करते, वो थोड़ा सा होते, तो उनसे हो गया। मैंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, ऐसे ही कह दिया। हम जाके लड़ पड़े चुनाव, अल्लाह मैंने जिता दिया। 43,000 वोट पे चुनाव जीत गए। उसके बाद चुनाव ही नहीं जीते, 90,000 पर, 92,000 पर, 87,000 पर चुनाव हारा हूँ मैं। तो मुकद्दर होता है ये। उसके बाद चूँकि फिर मेरा उदय इतनी तेज़ी के साथ हुआ, उतनी तेज़ी के साथ मेरे दुश्मन हो गए। सहारनपुर के अंदर एक मोर्चा बन गया है, ऑल पार्टी मोर्चा। मैं जिस पार्टी में रहूँगा वो सब उसके खिलाफ रहेंगे। कौन टिकट लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा, ये डिसाइड बैठ करके सब मिलके करते हैं। इसीलिए मुझे हरा पाते हैं, किनारे पर मुझे डुबा लेते हैं। वेस्ट यूपी में एक कहावत है कि मरी हुई भैंस की पूंछ कौन उखाड़ता है। अगर आप में ताकत है तो इसलिए तो आपका विरोध होता है। हाँ, सही बात है। इसीलिए सब लोग मिलकर के विरोध करते हैं, सब लोग मिलकर के विरोध करते हैं। अभी राजनीतिक चीज़ें तो चूँकि हम आ गए इधर, लेकिन इमरान साहब, अभी आपने मुझे बताया था कुछ देर पहले कि आपकी पढ़ाई जो है वो बीच में रह गई, और उसके बाद आप जो है वो चुनाव आप एक जीते थे, उसमें नगर आपको बीच में हटना पड़ा। दूसरा आप जीते, लेकिन चूँकि आपके तेवर इस प्रकार के रहे तो आप एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। तो ये जो स्ट्रगल है, अब आप बता रहे, खुद ही आपने कह दिया कि मैं लगातार चुनाव हारते जा रहा हूँ, कभी निराशा होती है आपको? देखिए, मैंने कभी ज़िंदगी में निराश होना नहीं सीखा। मैंने हमेशा हार से सबक लेता हूँ, हमेशा हार से सबक लेता हूँ, चूँकि मैं हारता थोड़ी ना हूँ। आप आंकड़ों के खेल में तो हार गए, लेकिन असल में तो आप सारे लोगों से लड़ कर के उनको पानी पिला करके छका रहे हो। सहारनपुर में किसी से भी पूछो नेता कौन के, इमरान। MLA कौन के, वो। MP कौन, वो। नेता पूछोगे तो नेता तो इमरान ही है। मतलब डिग्री किसी को मिल जाए, हाँ, कागज़ आपके पास है, तो नेता तो इमरान ही है। आप पूछ लो किसी से भी कि नेता कौन, इमरान। मतलब प्रैक्टिकली आप। तो इसलिए मैं निराश नहीं होता हूँ। लोगों की बहुत मोहब्बत मेरे साथ। अभी भी जो MP हैं उसको जानते लोग हैं नहीं, लेकिन आपको सब। MP साहब है, बेचारे शरीफ आदमी हैं। अब वो, एक बात सुनिए, काम अगर नहीं करेंगे, लोगों की अगर नहीं सुनेंगे, तो आप MP हो या MLA हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों के दिलों पर राज, हम दिलों पर राज करते हैं। कुछ कहानियां हैं, आपने कहा कि हम दिलों पर राज करते हैं, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रात को 12 बजे आप इमरान मसूद को फ़ोन कीजिए कि आपकी गाड़ी में पंचर हो गया रोड से, तो टोल टैक्स जो कंपनी लेती है उसके कर्मचारी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन रात को 12 बजे इमरान मसूद पहुंच जाएंगे। सही है? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों की परेशानी में खड़ा हो जाऊँ, और अभी तक तो घुटनों में दम है कि चल रहा है। आगे पता नहीं, क्योंकि वो 54 साल अब उम्र हो गई, कितना और चलेगा, लेकिन अभी तक तो चल रहा है। थोड़े अधिक ऊर्जावान नेता हैं आप। पता नहीं, लेकिन ठीक है, काम करता हूँ, लोगों की सुनता भी हूँ। 100, 200, 150 टेलीफोन भी रोज़ सुनता हूँ। 150 टेलीफोन रोज़ सुनते हैं? ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। किसी ने मुझे ये बताया है, मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ आपसे, कि आपको हज़ारों लोग आपके क्षेत्र के, आप
नाम लेके उनको आवाज़ देके बुला लेते हैं। हाँ, मुझे मेरे यहाँ लगभग 1700 गाँव हैं। 1700 गाँव में ऑन एन एवरेज हर गांव में 5, 7, 10 आदमियों को मैं नाम से जानता हूँ और ठिए भी जानता हूँ कि मेरा कौन कौन सा आदमी है, उनकी रिश्तेदारियाँ क्या हैं। तो इसलिए बहुत लोग याद हैं मेरे। ये प्रैक्टिस है, ये एक दिन में नहीं होता ये काम। इसमें 30-35 साल का ये संघर्ष लगा है, तब ये मुमकिन हुआ है। ये एक दिन में कोई सीख जाए ये, या मैं किसी को सिखा दूँ, ये मुमकिन ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि विधायक कोई हो, मिनिस्टर कोई हो, MP कोई हो, लेकिन अधिकारियों से काम कराना तो इमरान मसूद को आता है। ये तो अल्लाह का करम है, ये तो अल्लाह का करम है। आप जहाँ चाहें, ये टैक्टिक आई कहाँ से? मतलब ये फैमिली टैक्टिक्स हैं आपके परिवार से, ये आपका खून का असर है आप में, या आपने जो है लगातार सीखा कैसे ये? नहीं, वक्त सिखाता है। देखिए, काम जब आप करते हो तो ये वक्त सिखाता है। मैं चाचा के उसमें काम किया, पॉलिटिक्स सीखी, उनके साथ रहा। उनके साथ की वजह से बड़े बड़े लोगों के अंदर उठना बैठना शुरू से ही रहा मेरा। जो हिंदुस्तान की क्रीम रही, वहाँ पे उठना बैठना मेरा रहा, उनसे मिलना जुलना रहा। तो ये सब चीज़ें इसी से आ गई। ये जो आपको कहीं से लगता है कि जो गट्स आपके अंदर हैं, किसी नए नवले नेता में कहीं ये गट्स दिखाई देते हैं आसपास के किसी इलाके में? नहीं, मेरे में कोई ऐसा गट्स है नहीं जिसे मैं कहूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं जो नए बच्चे हैं, जो नए पॉलिटिक्स में, सबको कहता हूँ कि काम से अपनी पहचान बनाओ, काम से अपनी पहचान बनाओ, ज़बान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। अब वो ज़माने चले गए कि आप कुछ भी बोल देते थे। इमरान साहब, बहुत व्यक्तिगत बात है। जिस प्रकार से आप राजनीति में नेताजी कहे जाते हैं, ऐसे आपको परिवार में भी नेताजी कहा जाता है। आपके भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदारी, सब में आपके फैसले जो हैं बहुत प्रभावी रहते हैं। तो जो आप पब्लिक में आपका काम करने का तरीका है, परिवार भी आपको अपने बड़े के तौर पर मानते हैं, चाहे आपके चाचा का परिवार हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका बहन का परिवार हो। तो ये जो आपका एक प्रकार का मेंटलिटी डेवलप हो गई है लीडरशिप करने की, तो ये कैसे आप लोग सामंजस्य बिठाते हैं कि परिवार में भी, देखिए, परिवार से बाहर भी? लीडरशिप करने की मेंटलिटी डेवलप नहीं होती। अगर आप किसी भी जगह नेतृत्व कर रहे हो तो नेतृत्व करने के लिए सबसे पहले त्याग चाहिए, और अगर आप में त्याग है तो आप नेतृत्व कर सकते हो। अगर त्याग नहीं है तो नेतृत्व भी नहीं कर सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो बलिदान के अभाव है वो अधिक है? वो सब में होना चाहिए। मेरे में अधिक है या नहीं है, लेकिन मैं एक नेचुरल चीज़ बता रहा हूँ कि ये नेचुरल चीज़ है। इमरान साहब, मुझे याद है कि 2008 या 9 में एक बार जब आपसे बात की जा रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या इस बात की संभावना है कि आप उत्तर प्रदेश में किसी दिन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब चूँकि 14 साल उस बात को हो गए हैं, तो तब आपने मुझसे ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री तो नहीं सोचता, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग एक प्रदेश हो जाए तो शायद मैं वहाँ तक मुख्यमंत्री तक चला जाऊँ। अभी वो स्थिति भी नहीं है। कहीं से जो गति आपकी थी, जो ऑरा आपका था, कहीं से आपको नहीं लगता कि उसमें कुछ डाउनफॉल हुआ है? देखिए, मेरे में तो कोई डाउनफॉल नहीं हुआ है। मैं तो उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूँ। लोगों के नज़रिए में ज़रूर होता है कि 4 चुनाव हरा चुके, जीत नहीं रहा है, तो लोगों को होता है। मुझे तो कभी नहीं निराशा होती। एक सवाल है इसमें इमरान साहब, लोगों ने चुनाव तो आप हार गए, ये तो अलग बात है, लेकिन नेता वो आप ही को मानते हैं, ये भी एक अलग बात है। लेकिन जब आप चुनाव हार जाते हैं तो वही लोग जिस नेता को चुनते हैं वो उनका काम कराने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो फिर आपके दरवाजे पर आते हैं। नहीं, ये नहीं है, ये बात नहीं है। देखिए, काम आदमी का कोई करा रहा है, ये मेरी औकात नहीं है कि मैं करा दूँ काम। तो हर आदमी का, मैं नहीं हूँगा कल कोई दूसरा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई काम रुक जाएगा। काम कभी किसी से नहीं होता, रुकता ना होता, दोनों ही चीज़ें, ना किसी से होता ना किसी से रुकता है। वो आदमी का अपना एक सिस्टम है, जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने जो लिखा है उसी तरह से होता चला जाता है। एक तरह का एलिगेशन है जो अक्सर आप पर लोग लगाते हैं कि आप जो हैं वो किसी मुस्लिम नेता को खासकर सहारनपुर की सियासत में उभरता हुआ नहीं देखना चाहते। मसूद अख्तर को MLA बनाया, माविया अली को MLA बनाया। मैंने अपने छोटे से, जब ये चाचा की बात छोड़ दीजिए आप, जब चाचा थे, चाचा के हाथ में थे, उन्होंने तो, उनकी तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये 2 MLA तो मैंने ही बनाए। माविया को बनाया, मसूद को बनाया। दोनों ने आपको दगा दे दी। ये तो मुकद्दर आदमी का होता है। देखिए, लेकिन मैंने बनाया ना, ईमानदारी से रहा है। अब ये 2 MLA बनाए तो ये किसी और ने बनाए क्या? उन्हीं सीट से बने जो मेरी थी। और
एमएलए बनाया, 32,000 से जीते, 6 महीने में चुनाव हुआ, ज़मानत जब्त हो गई भाई की। तो वोट किसका था ये पता चल गया, पब्लिक ने बता दिया। आप माविया अली की बात कर रहे हैं? मैं माविया अली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अशू मलिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी वो मेयर का चुनाव भाई को लड़ाया था। ये जिस प्रकार से आपको धोखे मिलते हैं, आपके चाचा को भी राजनीतिक धोखे मिले, आपको भी धोखे मिले, तो आपको किसी नेक को ट्राई करने में फिर खदशा होता है, डर लगता है कि कहीं ये भी ऐसा निकल गया तो? हाँ, होता तो है। होता है। हाँ, होता तो है। दिक्कत क्या है, आज हमें नीचे से ऊपर तक, हमसे ऊपर भी है, हमसे नीचे भी है। जो भी बहुत फास्ट होगा, जो बेबाक होगा, या जो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत दिल में आग रखता होगा, लोग उसे बर्दाश्त नहीं करते। हमसे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन बराबर में जगह नहीं देना चाहते। काफ़ी गहरी बात आप कह रहे हैं। और हमें वोट की तरह इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन जब सम्मान की बात आएगी सम्मान नहीं देंगे। तो ये जो राजनीति शुरू हुई है ये बहुत खतरनाक है। आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी वोकल लीडरशिप थी सब खत्म हो गई। बेबाक बात कहने वाले नेता जो हैं वो या तो उनको किन्हीं कारणों से निपटा दिया गया है, या फिर वो डर कर शांत हो गए हैं। अब आप 1-2 बचे हैं, उनमें से एक आप हैं। नहीं, शांत क्या हो गया? शांत तो नहीं हुए, साइड लाइन कर दिया तो शांत लाइन होना, शांत होना ही होता है भाई। मेरी आवाज़ ज़रा सा इसलिए चली जाती है कि मीडिया के लोग मेरी आवाज़ को पहुंचा देते हैं, इसलिए पहुंच जाती है, बाकी की पहुंच नहीं पाती। लेकिन जितनी वोकल लीडरशिप है सब साइड लाइन कर दी। आप देखिए कहाँ है। अभी एक राजनीतिक हमें तो दूसरे नंबर की कुर्सी भी नहीं मिलती। हमें तो सिर्फ दरी बिछाने वाले बन गए ना। हमें तो दूसरे नंबर की कुर्सी भी नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा वोट हमारा होगा, उम्मीदवार तय दूसरा करेगा। जो वोट हमारा ले रही है पार्टी वो उम्मीदवार तय कर रही है, और दूसरे हमारे से पूछते भी नहीं है। हमारे से मतलब मुझसे नहीं है, होल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग राजनीति, इमरान मसूद साहब से बात की जाए और राजनीति बीच में ना आए तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है और कहते भी हैं इमरान मसूद साहब कि मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। फिर भी मैं आपको जो है एक बार फिर इधर से उधर लेके जाता हूँ। मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं जिसमें आप राखी बंधवा रहे हैं, तिलक लगवा रहे हैं हिंदू बहनों से, और आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है जितना मैं समझता हूँ तो वहाँ भी बहुत मिली जुली संस्कृति का माहौल है, और बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं आपके परिवार के भी बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं। जबकि प्रचार ये किया जाता है कि इमरान मसूद जो हैं वो एक कट्टर राजनेता हैं, कट्टरता की बात करते हैं एक प्रकार। तो इस पे आपका अपना पक्ष क्या है इमरान साहब? देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कट्टरता क्या होती है। कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ तो हाँ हूँ, न उसमें मुझे शर्मिंदगी है, हूँ पक्का मुसलमान हूँ। लेकिन पक्का मुसलमान होने का मतलब ये थोड़ी है मैं हिंदू से नफरत करूँगा। पक्का मुसलमान होने का मतलब ही है कि मैं हिंदू अपने दोस्त से मोहब्बत करूँगा, उसकी दिलजोई करूँगा, उसका दिल नहीं तोड़ूंगा, उसके साथ मोहब्बत से रिश्ते निभाऊंगा। मैं राखी हवा में बनवाता हूँ क्या? ऐसा नहीं है, मैं राखी हवा में बनवाता हूँ। मैं जिससे राखी बंधवाता हूँ बस उसी से बंधवाता हूँ। मैं नेताओं की तरह राखी नहीं बंधवाता फिरता सड़क के ऊपर। बहन मानते हैं आप? नहीं, मैं रेखाओं नेताओं की तरह सड़क पर राखियाँ बंधवाता नहीं फिरता। चूँकि सड़क पर राखी बांध करके उस आप रिश्ते की जो डोर है उसकी बेइज्जती कर रहा हो कि आप निभा नहीं सकते। जो मुझे पूजा राखी बांधती है तो फिर मेरी बहन ही है, और पिछले 27 साल से, आज से नहीं है, आज से नहीं है कि 27 साल से वो राखी बांधती है मुझे। मैं हिंदुस्तान में कहीं भी हूँ या बाहर हूँ, राखी वाले दिन मैं वहीं हूँगा, उसके घर हूँगा। अच्छा, ये ट्रेडिशन मैंने आपके परिवार में देखा है। काजी जी जो हैं वो अनफॉर्चुनेट काजी राशिद मसूद साहब आपके वालिद साहब, उनको हम देख नहीं पाए, लेकिन रशीद मसूद साहब आपके चाचा जी वही बंधवाते हैं, वो बंधवाते रहे। बुआ जी यहाँ लखनऊ में। हाँ, बुआ जी लखनऊ में। फिर आपके दूसरे दामाद भी हैं, भतीजे भी हैं, शायान, वो बंधवाते हैं। फिर आपके दूसरे भतीजे हमजा मसूद, वो बंधवाते हैं। हाँ, सब है, बड़ा मिला जुला माहौल है। मुझे एक बात बताइए, क्या हम जिस संस्कृति में रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, हमें उस माहौल को ही तो अडॉप्ट करेंगे। अपने मज़हब पर रहते हुए दूसरे मज़हब की इज्जत करते हुए हम रिश्ते निभाएंगे, यही तो इस्लाम है।
बताओ मुझे, इसके अलावा क्या है? इस्लाम में नफ़रत कहाँ है? इस्लाम में नफ़रत ही नहीं है। और ये जो लोग दूसरी नज़रों से बात, आप नफ़रत फैलाने वालों की ज़बान के अंदर अगर देखने का, उनके नज़रिए को देखने का काम करोगे तो उनका मकसद ऐसा नहीं होता कि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उन्हें सब पता है वो क्या कर रहे हैं जब वो नफ़रत फैलाते हैं। लेकिन इमरान साहब, आज के दौर की जो सियासत है, जैसे आप ही एक सप्ताह पहले ही पार्लियामेंट में देख लीजिए कि एक एमपी को किस प्रकार के शब्दों से उसका अनादर किया गया, उसको अपमानित किया गया। तो जो आज के दौर की सियासत है उसमें तो ये पोटेंशियल देती है, उसको खाद पानी देती है, नफरत की राजनीति। देखिए, ये देश के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। दानिश को गाली नहीं दी गई कि दानिश को गाली दी गई, देश के लोकतंत्र को गाली दी गई। तो ये सबको सोचना पड़ेगा। दानिश की या इमरान की जिम्मेदारी नहीं है सोचने की, ये सोचने की जिम्मेदारी सबकी है। लेकिन ये जो धर्मनिरपेक्ष दल, सोकोल्ड धर्मनिरपेक्ष दल हैं, ये वही आपकी वाली बात जो आपने कहा था, मैं परिवार इसलिए चलाता हूँ क्योंकि मैं परिवार को लीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं त्याग करना जानता हूँ, बलिदान देना जानता हूँ। लेकिन जो लीड करना चाहते हैं वो बलिदान इन धर्मनिरपेक्ष दलों में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे की को खींचने में ही अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। राहुल जी उनके घर गए थे, राहुल जी गए थे समर्थन दिखाने के लिए, एक कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं है। राहुल जी गए थे, लेकिन जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का बड़ा ढीला काम रहा। हाँ, बड़ा ऐसा ट्वीट आया, बहुत ढीला काम रहा। वही बात, मैं मिलने का टाइम मांगा दानिश अली ने तो मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो पार्टियाँ हमारा वोट चाहती हैं वो हमें इज्जत नहीं देना चाहती। हमारा वोट चाहिए, लेकिन आप हमें कुर्सी बराबर की तो छोड़ दीजिए, आप पीछे की दे दीजिए, पीछे की भी देने को तैयार नहीं है। अभी जो नेतृत्व की बात आपने की, एक्चुअली वो जो शब्दावली आप प्रयोग कर रहे हैं उसके पीछे हिडन में क़यादत छिपी हुई है। तो ये जो क़यादत वाली बात है, इसकी बात तो असदुद्दीन ओवैसी भी करते हैं। तो क्या उनका कंसेप्ट जो है वो बेटर है या धर्मनिरपेक्ष राजनीति जो है वो बेहतर है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है, इसके ऊपर मैं इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने थॉट्स हैं जी, और वो बिल्कुल क्लियर हैं। हम लोग महात्मा गांधी के विचारों के लोग हैं जी। हमने महात्मा गांधी को अपना कायद माना, हमने जिन्ना को अपना कायद नहीं माना। हमारे बुजुर्ग बाई चॉइस इंडियन हैं, उनके पास चॉइस थी कि वो जा सकते थे बाहर, बाई चॉइस इंडियन है। और जो हिंदुस्तान छोड़ करके गए उसका दूसरा पहलू भी बता दूं, वो कितने बर्बाद हैं। मैंने अभी आपको एक किस्सा सुनाई दिया था। जी जी। नवाब लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर के ही थे, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हुए। उनकी वाइफ के बारे में बताया, वो मादरे वतन कहलाई, यहाँ की हिंदू फैमिली से थी, वो मुसलमान नहीं थी, राष्ट्रमाता बनी पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की राष्ट्रमाता बनी। तो हम लोगों के जो हम यहाँ हिंदुस्तान में रहे, तो हमें किसी के सर्टिफिकेट अगर कोई कहे हमसे कि हम वफादार हैं तो हमें तकलीफ़ नहीं होगी तो क्या होगा। हम तो जब भी वफादार थे जब हमारे पास रास्ता था, हम आज भी वफादार। अभी एक आपने चूँकि अब चर्चा शुरू कर ही दी है तो मैं जानना भी जरूर चाहूँगा कि अभी आजकल हो क्या रहा है मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के। तमाम राजनीतिक दलों में, राजनीतिक दलों को मुस्लिम लीडरशिप में वोकल नहीं चाहिए, मुखर नहीं चाहिए, बेबाक नहीं चाहिए, चपरासी चाहिए। हाँ, सारे राजनीतिक दल चपरासी ढूंढते हैं ताकि वो उनको फॉलो करें। उनको सिर्फ वो नेता चाहिए जो उनकी सामने नज़र न उठा सकें। नज़र उठाने वाला नेता नहीं चाहिए, बोलने वाला नेता नहीं चाहिए, जिसको वो रिमोट से ऑपरेट कर सके, उनको उसकी आवश्यकता है। रोबोट चाहिए। इमरान साहब, ये भी एक पर्सनल सवाल ही है, आपके साथ जो कुछ हुआ समाजवादी पार्टी में, सबने देखा वो, तो बहुत बड़ा कद आपका है। जानबूझकर वो आपको जो है नीचा दिखाने की कोशिश हुई, आपके लोगों ने भी समझा। तो आपको कुछ मैं नहीं समझता कि इतने बड़े फुल टाइम पॉलिटिशियन आप हैं और आपको जो है ये बातें हर्ट करती होंगी, क्योंकि लेकिन फिर भी एक बेहतरीन, एक अच्छा इंसान आपके दिल के अंदर भी रहता है। तो आपको दुख हुआ था? निश्चित रूप से दुख होगा, इंसान हूँ मैं, जज्बात मेरे अंदर भी हैं, दुख होगा, 100% दुख होगा। और दुख इस बात के लिए नहीं कि मेरे साथ किया, दुख इस बात के लिए होता है कि
हमारी ख़ता क्या है, हमारी कौम की ख़ता क्या है? अंधे होकर के हम वोट देते हैं, अंधे होकर के हम यकीन करते हैं, और इन भोले भाले लोगों को आप सम्मान भी देने को तैयार ना हो। आप हर आदमी की बात नहीं होती ना। जो वोकल लीडरशिप है, जो आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर उसकी लीडरशिप ही ख़त्म हो जाएगी तो उसकी आवाज़ उठाएगा कौन, बोलेगा कौन? और ये बदकिस्मती से उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि मुसलमान की वोकल लीडरशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। 6-7 साल पहले जब सहारनपुर की सियासत में आपका एक बयान आया था और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को उस बयान ने आपके प्रभावित किया था। आपने ये कहा था कि, मैं वो उस बयान की बात नहीं कर रहा हूँ जो मोदी जी वाला था, तो वो तो सामान्य भाषा है, उसको हम समझते हैं। वो एक दूसरा बयान था, उसमें ये कहा था कि जब पैसे वाले लोग सियासत करेंगे या ऐसे लोग जो राजनीतिक समझ नहीं रखते हैं वो सियासत करेंगे, तो हम जैसे फुल टाइम पॉलिटिशियंस जो जनता के लोगों के 24 घंटे सालों साल काम करते हैं, तो हमारा क्या होगा? तो अभी क्या आपको लगता है कि ये भी एक कमजोरी है कि जो वेल टैलेंटेड और कायदे से कहें तो आप जैसे नेता जो जनता को समर्पित हैं वो काम नहीं आ रहे हैं, उनको पावर नहीं मिल रही है, विधायक के सांसद नहीं चुने जा रहे हैं, तो कौम की खराब हालत होने की एक वजह है ये? देखिए, जिस कौम को अपनी खुद फिक्र ना हो वो कभी सुधरा नहीं करते। ये तो अपना आप लोगों को फिक्र करनी पड़ेगी। जो पैसे वाली बात थी वो जिस पार्टी ने उसको शुरू किया था जी, एक ही पार्टी में वो सिस्टम है, जिस पार्टी ने वो शुरू किया था आज वो हाशिए पर चली गई। तो जब वो हाशिए पर चली गई तो ऐसे लोग भी हाशिए पर चले जाएंगे। लेकिन जो लोग निकलने वाले हैं, बोलने वाले हैं, या जो लोग कुछ करने का जज्बा रखते हैं, राजनीतिक दलों को उन्हें छांट करके आगे करने की जिम्मेदारी है जो हमारा वोट को इस्तेमाल करते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरा अपना मामला नहीं है। ऐसी लीडरशिप को जो कुछ करने का जज्बा रखती है उसको निकाल करके खड़ा, वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे, वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि अभी माहौल ऐसा है कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जब तक अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करने वाली आवाज़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक कोई भला होने वाला नहीं, किसी का भी नहीं भला, उस दल का भी नहीं, उस नेताओं का भी नहीं, किसी का भी नहीं। इमरान साहब, जो आज के दौर की राजनीति है उसमें इस तरह के लोग मेंटलिटी बनाने लगे हैं, बल्कि जर्नलिस्ट भी और सब लोग ये समझने लगे हैं कि अब 1 to 1 चुनाव हुआ है। एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और शेष उसके सामने दूसरे राजनीतिक दल यानी इंडिया गठबंधन। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में, और भारतीय जनता पार्टी जिसको अब 9 साल लगभग हो गए हैं और 10 साल पूरे होने वाले उनकी सरकार को, कंटिन्यूसली मोदी जी की सरकार को, तो क्या इनका डाउनफॉल जनता की नज़रों से ये उतर रहे हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है बतौर नेता? देखिए, मुझे लगता है कि वो जो करिश्मा था वो तो ख़त्म हो रहा है। तो पहली मर्तबा चूँकि परसेप्शन पूरे हिंदुस्तान में क्रिएट किया गया कि कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन बना तो लोगों को सामने विकल्प एक बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो गया। पहली मर्तबा भाजपा परेशान दिखाई देती है कि उसको लग रहा है कि वो परास्त होगी। तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि इस बार जो विपक्ष है उसका एक पार्ट, एक हिस्सा आप भी रहेंगे और लोकसभा सांसद बन सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये मेरे साथियों ने तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए जीता था। मैं लोगों से भी कहता हूँ कि अपने लोगों को मत मरने दो भाई, कहीं भी हो उन्हें जिंदा रखो। इमरान साहब, माशाल्लाह से ये भी एक बहुत आपके साथ में अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने आपको नवाजा है कि आपकी 4 बेटियां हैं, और हम लोगों का ये मानना है कि अगर 4 बेटियों की परवरिश जो है वो 5 बेटियां हैं तो वो तो और भी एक अधिक है कि 5 बेटियों 2 जुड़वा हैं ना, 2 जुड़वा हैं। हाँ, तो 5 बेटियां जो हैं वो उनकी परवरिश, अगर 3 बेटियों की एक मुसलमान अच्छे से परवरिश कर दे तो वो जन्नती हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा आपके लिए फ़ख्र और हैसियत की बात है। तो ये जो आपके बेटियाँ हैं, कभी आपने नहीं सोचा कि इनमें से भी पॉलिटिकली किसी को गट्स तो किसी में? नहीं,
देखिए हमारा माशरा इस बात की मुझे नहीं लगता कि सीधे, क्योंकि पॉलिटिक्स अपने आप में फुल टाइम नहीं फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब है। पॉलिटिक्स आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम करना पड़ेगा। मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। आप और बच्चों का भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ाई के अंदर अपने हैं, अपना मस्त हैं, पढ़ाई उन्होंने अच्छी करी, 2 बेटियों की शादी हो गई, 3 है वो पढ़ाई में मस्त हैं। अभी तो छोटी हैं वो। और इमरान साहब, आपका पसंदीदा राजनेता कौन है? तो ये जवाब देना थोड़ा टिपिकल होगा। नहीं, मेरे लिए कुछ टिपिकल नहीं है। जी बताइए। मैं बहुत बेबाकी से बोलता हूँ। मेरा पसंदीदा राजनेता आप मौजूदा टाइम में पूछ रहे हैं, फुल टाइम? देखिए हाँ, आपको दो चरणों में बांटना पड़ेगा। एक तो वो है जब आप ने राजनीति की शुरुआत की, और एक वो है जब आप आज राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम राजनीति की हमने जो ABCD शुरू की, जो आँख खोली जिसे कहते हैं, वो तो चौधरी अजीत सिंह जी के साथ। चौधरी साहब को मैंने हमेशा अपने बाप की तरह माना, और मैंने कभी उनकी किसी बात को टालने का काम नहीं किया। जो उन्होंने कहा उनका हुक्म को मानता चला गया। मुलायम सिंह जी के साथ काम किया। यकीनी तौर पर नेताजी बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, बहुत ज़बरदस्त इंसान थे। कांग्रेस की पॉलिटिक्स 2012 में शुरू की, राहुल जी के साथ रहा, प्रियंका जी के साथ रहा। तो लेकिन अगर नेता के तौर पे आप कहें तो राहुल और प्रियंका जी का ईमानदारी से कोई मुकाबला नहीं है। आपने एक कहीं राहुल जी की प्रशंसा कर दी थी, अगले दिन चिट्ठी आ गई एक राजनीतिक दल से। हाँ, अब आ जाए चिट्ठी तो जो जिसमें अच्छाई है वो बोलूँगा भाई। राहुल जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, और मेरा अपना मानना है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के सफलतम प्रधानमंत्री होंगे, सफलतम, नंबर 1। आप तो ये ब्रेकिंग है आपकी तरफ से। हाँ। क्योंकि इतनी बड़ी बात जो है अब तक किसी नेता ने जो है वो ये नहीं कही है। मैंने उस टाइम कही थी, आज आप कह रहे हैं, मैंने ये उस टाइम कही थी जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, सफलतम प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था? भूल थी? नहीं, मेरी देखिए, मैं असल में बंधा हुआ हूँ। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं बंधा हुआ हूँ अपने लोगों के साथ। ओके। लोगों ने मुझे धकिया के चढ़ाया था गाड़ी पे उधर। मैं तो ना कल चढ़ना चाहता था, ना परसों चढ़ना चाहता था। मैं तो कभी चाहता ही नहीं था। मेरा तो चूँकि रिश्ता राहुल जी से, प्रियंका जी से था, तो मुझे कभी था ही नहीं उसका अलावा कुछ सोच। उनको जो आपके समर्थक समूह थे, उनको लगता था कि सूबे में वो सरकार बना रहे थे। तब भी मैंने कहा था 125 सीटें आएंगी। मेरे बयान भी सब हैं उस टाइम के, जो मैंने कहा था वही हुआ था। इमरान साहब, उस समय भी आप कह रहे थे, ये वाकई चौंकाती है बात कि जितनी पॉलिटिकल इक्वेशंस और राजनीतिक भविष्यवाणियाँ आप करते हैं, वो जितनी वो सही होती हैं, वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नेता उसे दिखाई नहीं देता है, उतनी सटीक बात कह दे। नहीं, पता तो सबको होता है, बोलना अलग अलग बात है। मैंने 125 से 130 सीटें गई थी, वही आई थी। अभी आपको बोल रहा हूँ कि अगली सरकार, देखिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा कमज़ोर नहीं है। कोई ये कहे कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है। हाँ। मैं कह रहा हूँ भाजपा उत्तर प्रदेश में भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन मजबूती के साथ इसको चुनाव को चला कर ले गया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कोई ताकत देश में बीजेपी को जिता नहीं पाएगी। क्योंकि चारों तरफ से आपको हालात देख रही है। उठा लीजिए, आप साउथ से उठा लीजिए और नॉर्थ तक आ जाइए, सारे आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सरकार गठबंधन में आने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इमरान साहब भी इस बार जो है वो इस गठबंधन का हिस्सा होंगे, और इस बात की भी संभावना है कि वो लोकसभा में सांसद भी बनेंगे, क्योंकि इनके जैसे बेबाक और ओजस्वी विचारों वाले नेता को कम से कम सदन में होना चाहिए। और मैं हूँ आसुम मोहम्मद कैफ, और बहुत धन्यवाद आपका इमरान साहब। शुक्रिया साहब।